हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल HR द वे टू सक्सेस। स्वागत है आप सब लोगों का एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो भी हमारी हिस्ट्री के एक टॉपिक गुप्त वंश यानी कि गुप्त राजवंश के ऊपर रहेगी। आई होप आप सब लोग वीडियोस को एंड तक देखते होंगे और आप लोगों को क्लियर हो जाता होगा। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गुप्त वंश की इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर जो है बात करेंगे। गुप्त वंश की स्थापना कब हुई, गुप्त वंश के प्रमुख शासक कौन थे और उन प्रमुख शासकों का वर्णन कि उन्होंने कब से कब तक शासन किया, उनका शासनकाल कैसा रहा, गुप्त वंश की प्रमुख उपलब्धियां, इनकी गुप्त वंश में उन्होंने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की और लास्ट में गुप्त वंश का पतन किन कारणों की वजह से गुप्त वंश का जो है पतन हुआ। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। गुप्त वंश का उदय। गुप्त वंश भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण राजवंश था जिसे स्वर्ण युग भी कहा जाता है। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी हमारे यहाँ पे बन रहा है कि स्वर्ण युग किस राजवंश को कहा जाता है, तो गुप्त वंश को ही स्वर्ण युग कहा जाता है। इस वंश ने भारत में कला, साहित्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस वंश के प्रमुख शासक कौन कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त और कुमारगुप्त। ठीक है, कौन कौन है एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ कि चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त और कुमारगुप्त। ठीक है, अब हैं गुप्त वंश के महत्वपूर्ण शासक और उनके शासनकाल। श्रीगुप्त लगभग 240 से 280 ईस्वी गुप्त साम्राज्य के संस्थापक। ये हमारे यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चंस भी हमारे यहाँ पर बन रहे कि गुप्त साम्राज्य का, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। ठीक है, घोतकच श्रीगुप्त के पुत्र थे। चंद्रगुप्त प्रथम, ये जो अभी हमने शासक पढ़े थे वो आ गए हैं। चंद्रगुप्त प्रथम, इन्होंने कब से कब तक शासन किया? लगभग 319 से 335 ईस्वी तक चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल रहा। गुप्त साम्राज्य का पहला महत्वपूर्ण शासक और महाराजा धीराज की उपाधि प्राप्त करने वाला पहला शासक। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम कौन थे? गुप्त साम्राज्य के पहले महत्वपूर्ण शासक और महाराजा धीराज की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले शासक थे। समुद्रगुप्त जो सेकंड नंबर पर शासक थे, लगभग 335 से 380 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। एक महान शासक और विजेता थे जिसने गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया। थर्ड है चंद्रगुप्त द्वितीय, इन्होंने लगभग 380 से 415 ईस्वी तक शासन किया। एक शांतिप्रिय शासक थे जिसने कला और साहित्य को प्रोत्साहन किया। अब फोर्थ है हमारा कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम 415 से 455 ईस्वी तक नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमारगुप्त प्रथम ने, जो कि गुप्त वंश के एक शासक थे। अब है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने 455 से 467 ईस्वी तक हून आक्रमण का सामना करने वाले शासक थे। ठीक है, अभी हून आक्रमण क्या था? गुप्त वंश के पतन में एक महत्वपूर्ण कारक था जिसको मैं आगे क्लियर करूंगी। तो स्कंदगुप्त कौन थे? हून आक्रमण का सामना करने वाले शासक थे। आई होप आपको गुप्त वंश के शासक क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं अब इन प्रमुख शासकों का विवरण। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम, ये मैंने बताया था 319 से 335 ईस्वी तक रहे। गुप्त वंश का पहला शासक था चंद्रगुप्त प्रथम और संस्थापक भी था, जिसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। किन से विवाह किया? लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। अब समुद्रगुप्त 335 से 380 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। अपने सैन्य कौशल और विस्तारवादी नीतियों के लिए प्रसिद्ध समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर बन रहा है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। अब है चंद्रगुप्त द्वितीय 380 से 415 ईस्वी तक। इसने पश्चिमी भारत में वाकाटक साम्राज्य के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए और अपने शासनकाल में सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया। ठीक है, अब समुद्रगुप्त ये हमारा है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर बन रहा है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट चलते हैं। कुमारगुप्त प्रथम 415 से 455 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की और अपने शासनकाल में शिक्षा को बढ़ावा दिया। ठीक है, स्कंदगुप्त
455 से 467 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। इन्होंने हुनों के आक्रमण को विफल किया और गुप्त साम्राज्य को मजबूत किया। ठीक है। और लास्ट हमारा बुद्धगुप्त, नरसिंहगुप्त और विष्णुगुप्त, गुप्त साम्राज्य के बाद के शासक जिन्होंने विभिन्न समय पर शासक किया। ठीक है। अब जैसे कुमारगुप्त किस लिए प्रसिद्ध थे? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की, शिक्षा को बढ़ावा दिया। स्कंदगुप्त, इन्होंने हुनों के आक्रमण को विफल किया और गुप्त साम्राज्य को मजबूत किया। ठीक है। और बुद्धगुप्त, नरसिंहगुप्त और विष्णुगुप्त, इन्होंने गुप्त साम्राज्य के बाद विभिन्न समय पर शासन किया। अब नेक्स्ट है हमारा गुप्त वंश की प्रमुख उपलब्धियां क्या क्या थी। ठीक है। गुप्त वंश की प्रमुख उपलब्धियां क्या क्या थी, यहाँ पर हम ये देखेंगे। साहित्य और कला। गुप्त काल में संस्कृत साहित्य का विकास हुआ। इस काल में कालिदास, आर्यभट्ट, वारमहीर जैसे महान विद्वान हुए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की गुप्त काल में गणित, खगोल विज्ञान और चिकित्सा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। धार्मिक सहिष्णुता, गुप्त शासकों ने विभिन्न धर्मों का संरक्षण किया। व्यापार और अर्थव्यवस्था, गुप्त काल में व्यापार और अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। स्थापत्य कला, गुप्त काल में कई सुंदर मंदिर और अन्य इमारतें बनी। तो सबसे पहले है साहित्य और कला में गुप्त काल में संस्कृत साहित्य का विकास हुआ। कालिदास, आर्यभट्ट, वारमहीर जैसे महान विद्वान हुए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में गणित, खगोल विज्ञान और चिकित्सा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। धार्मिक सहिष्णुता में विभिन्न धर्मों का संरक्षण हुआ। व्यापार और अर्थव्यवस्था में गुप्त काल में इनका विकास हुआ। स्थापत्य कला में सुंदर मंदिर और अन्य इमारतें बनाई गई। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। गुप्त काल के महत्वपूर्ण पहलू। कला और साहित्य का स्वर्ण युग। अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि गुप्त काल को कला और साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में उन्नति का काल माना जाता है। संस्कृत साहित्य का विकास। कालिदास, भास, विशाखदत्त जैसे महान लेखकों ने संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वैज्ञानिक और तकनीकी उन्नति। गुप्त काल में गणित, खगोल विज्ञान और चिकित्सा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। आर्थिक और सामाजिक विकास। व्यापार, कृषि और अन्य आर्थिक गतिविधियों में विकास हुआ। गुप्त साम्राज्य ने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और यह भारत के इतिहास का एक स्वर्ण युग माना जाता है। ठीक है। गुप्त वंश को भारतीय इतिहास में भारत स्वर्ण युग माना जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। गुप्त वंश का पतन। अब गुप्त वंश का पतन और गुप्त वंश के पतन के कारण। गुप्त राजवंश का अंत विभिन्न कारकों के कारण हुआ, जिनमें हुनों का आक्रमण, शासकों की कमजोरी, आंतरिक विद्रोह शामिल थे। 555 ईस्वी के आसपास गुप्त साम्राज्य कमजोर होने लगा और कई क्षेत्रों में विघटित हो गया था। हुनों के आक्रमण ने साम्राज्य को महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचाया और इसके पतन में योगदान दिया। गुप्त राजवंश के अंत के पतन के क्या क्या कारण? हुनों का आक्रमण, शासकों की कमजोरी और आंतरिक विद्रोह। अब है गुप्त साम्राज्य के पतन के मुख्य कारण क्या क्या थे। फर्स्ट है हुनों का आक्रमण। हुनों ने 512 ईस्वी में तोरमान के नेतृत्व में गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण किया और ग्वालियर तथा मालवा पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। ये आक्रमण साम्राज्य के लिए एक बड़ा खतरा थे और उन्होंने इसके पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शासकों की कमजोरी। बुद्धगुप्त के उत्तराधिकारी कमजोर साबित हुए और हुनों के आक्रमण का सामना नहीं कर सके। स्कंदगुप्त के शासनकाल में भी साम्राज्य धन और संसाधनों से रहित था। आंतरिक विद्रोह और अक्षत्रिय शक्तियों का उदय। कमजोर शासकों और लगातार हुनों के आक्रमण के कारण अक्षत्रिय शक्तियां शक्तिशाली हो गई और उन्होंने गुप्त साम्राज्य से स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। तो गुप्त साम्राज्य के पतन के मुख्य कारण क्या क्या थे? हुनों का आक्रमण, शासकों की कमजोरी, आंतरिक विद्रोह और अक्षत्रिय शक्तियों का उदय। अब नेक्स्ट चलते हैं। वंशवादी मतभेद। गुप्त साम्राज्य के पतन में वंशवादी मतभेद भी एक महत्वपूर्ण कारक था, जिसने साम्राज्य को कमजोर कर दिया। कर और शासन विकेंद्रीकरण। करों में वृद्धि और शासन में विकेंद्रीकरण ने भी साम्राज्य के पतन में योगदान दिया। विष्णुगुप्त को आमतौर पर गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक माना जाता है, जो 540 से 550 ईस्वी तक शासन करता रहा।
गुप्त साम्राज्य 550 ईस्वी तक समाप्त हो गया था और इसके बाद कई अक्षत्रिय राजवंशों ने भारत के विभिन्न हिस्सों पर शासन किया। तो वंशवादी मतभेद ये भी पतन का एक कारण रहा, कर और शासन विकेंद्रीकरण। और ये इम्पोर्टेंट है, विष्णुगुप्त को आमतौर पर गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक था विष्णुगुप्त और 540 से 550 ईस्वी तक शासन करता रहा। 550 ईस्वी में पतन हो गया। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। आज की वीडियो हमारी लगभग 10 मिनट की वीडियो है, जिसमें आपको गुप्त वंश अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हम डेली आप लोगों के लिए हिस्ट्री के एक टॉपिक की लॉन्ग वीडियो हम अपलोड करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियोस की जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे।